हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल सरल स्टडी सर्कल पे। जैसे बच्चों मैंने आपको बताया था कि मैं हिस्ट्री की एक प्लेलिस्ट चला रहा हूँ। तो इससे पहले मैंने 6 क्लास के पूरे 10 चैप्टर्स की प्लेलिस्ट कंप्लीट कर दिया हिंदी में रीडिंग की। तो आज ही हमारा 7th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है हिस्ट्री का, हमारे अतीत। तो अतीत भाग 2। तो पहले चैप्टर को रीड करते हैं और ये ध्यान रखें कि ये जो हिस्ट्री जो है ये मतलब एनसीईआरटी की जो रीडिंग है ये आपको किस किस चीज़ में हेल्प देगी। सबसे पहले तो आपको सी टेट, यूपी टेट, डीएसएसबी जिसे आप डी ट्रिपल एस भी बोलते हैं, एसएससी, यूपीएसआई, ठीक है, यूपीएससी, जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हैं सभी में ये हेल्प देगी। तो आप जरूर देखें इस वीडियो को और लास्ट तक देखें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पार्ट है हमारा इसका 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। तो ये कुछ चित्र दिए गए हैं। ये 12वीं सदी के भूगोलविदा अल इदरीसी का बनाया हुआ दुनिया के नक्शे का एक हिस्सा है जिसमें भारतीय उपमहाद्वीप को भूमि से समुद्र तक दिखाया गया है। ये देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप को क्या दिखाया गया है? भूमि से समुद्र तक। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मानचित्र 1 और 2 पर नजर डालिए। मानचित्र 1 अरब भूगोलविदा अल इदरीसी ने 1154 में बनाया था। यहाँ जो नक्शा दिया गया है वह उसके द्वारा बनाए गए दुनिया के बड़े मानचित्र का एक हिस्सा है और भारत उपमहाद्वीप को दर्शाता है। मानचित्र 2 एक फ्रांसीसी मानचित्रकार ने 1720 में बनाया था। दोनों नक्शे एक ही इलाके के हैं मगर उनमें काफी अंतर है। अल इदरीसी के नक्शे में दक्षिण भारत उस जगह है जहां हम आज उत्तर भारत ढूंढेंगे और श्रीलंका का द्वीप ऊपर की तरफ है। जगहों के नाम अरबी देखिए इस तरीके से दे रखा है। ठीक है, तो जगहों के नाम अरबी में, अरबी भाषा जो है उसमें दिए गए हैं। उनमें कुछ जाने में पहचाने नाम भी हैं जैसे कि उत्तर प्रदेश का कन्नौज मानचित्र 2 में पहले मानचित्र के बनने के लगभग 600 वर्ष बाद बनाया गया। इस कालावधि में उपमहाद्वीप के बारे में सूचनाएं काफी बदल गई थी। यह नक्शा हमें ज्यादा परिचित लगेगा। उसमें विशेषकर तटीय इलाकों के बारे की ब्यौरे देखकर आश्चर्य होता है। यूरोप के नाविक तथा व्यापारी अपनी समुद्र यात्रा के दौर के लिए इस नक्शे का इस्तेमाल किया करते थे। तो दूसरा मानचित्र जो है दे रखा है 18वीं सदी के आरंभ में विलॉन द लिस्ले के एटलस नोवो के अनुसार यह उपमहाद्वीप है। ठीक है, ये देखिए भारतीय उपमहाद्वीप। देखिए, इतनी ही महत्वपूर्ण एक और बात यह है कि दूसरे युग तक मानचित्र अंकन का विज्ञान भी बहुत बदल गया था। इतिहास का जब बीते युगों के दस्तावेजों के नक्शे और लेखों का अध्ययन करते तो उनके लिए उन सूचनाओं के संदर्भों का उनकी भिन्न भिन्न ऐतिहासिक पृष्ठभूमियों का ध्यान रखना जरूरी होता है। नई पुरानी शब्दावली अगर समय के साथ साथ सूचनाओं के संदर्भ में बदलते हैं तो भाषा और अर्थों के साथ क्या क्या होता है। ऐतिहासिक अभिलेख को कई तरह के भाषाओं में मिलते हैं और ये भाषाएं भी समय के साथ साथ बहुत बदली हैं। उदाहरण के लिए मध्य युग की फारसी आधुनिक फारसी भाषा से भिन्न है। यह भिन्नता सिर्फ व्याकरण और शब्द भंडार में ही नहीं आई, समय के साथ शब्दों के अर्थ भी बदल जाते हैं। उदाहरण के लिए हिंदुस्तान शब्द ही लीजिए। आज हम इसे आधुनिक राष्ट्र भारत जो राष्ट्र राज्य है जो भारत के अर्थ में लेते हैं। ठीक है, हिंदुस्तान शब्द से तो आप सभी परिचित हैं। वैसे 13वीं सदी में जब फारस के इतिहासकार मिनहाज ए सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था तो उसका आशय पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच में स्थित इलाकों से था। उसने उस शब्द का राजनीतिक अर्थ में उन इलाकों के लिए इस्तेमाल किया जो दिल्ली के सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। सल्तनत के प्रसार के साथ साथ इस शब्द के अंतर्गत अन्य आने वाले क्षेत्र भी बढ़ते गए। लेकिन हिंदुस्तान शब्द में दक्षिण भारत का समावेश कभी नहीं हुआ।
इसके विपरीत 16वीं सदी के आरंभ में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इस उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षी और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया। यह प्रयोग 14वीं सदी के कवि अमीर खुसरो द्वारा प्रयुक्त शब्द हिंद के ही कुछ कुछ समान था, मगर जहां भारत को एक भौगोलिक और सांस्कृतिक तत्व के रूप में पहचाना जा रहा था, वहां हिंदुस्तान शब्द से वे राजनीतिक और राष्ट्रीय अर्थ नहीं जुड़े थे जो हम आज जोड़ते हैं। किसी भी शब्द का प्रयोग करने में इतिहासकारों को बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि अतीत में उन शब्दों के कुछ अलग ही अर्थ थे। उदाहरण के लिए विदेशी जैसा सीधा साधा शब्द ही ले लीजिए। हमारे लिए आज इसका अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जो भारतीय ना हो। मध्य युग में क्या था कि मध्य युग में मानो किसी गांव में आने वाला कोई भी अनजान व्यक्ति जो उस समाज या संस्कृति का अंग ना हो, विदेशी कहलाता था। ऐसे व्यक्ति को हिंदी में परदेसी और फारसी में अजनबी कहा जाता है। इसलिए किसी नगरवासी के लिए वनवासी विदेशी होता था, किंतु एक ही गांव में रहने वाले दो किसान अलग अलग धार्मिक या जातीय परंपरा से जुड़े होने पर भी एक दूसरे के लिए विदेशी नहीं होते थे। इतिहासकार उनके स्रोत इतिहासकार किस युग का अध्ययन करते हैं और उनके खोज की प्रकृति क्या है, इसे देखते हुए वे अलग अलग तरह के स्रोतों का सहारा लेते हैं। उदाहरण के लिए पिछले साल आपने गुप्त वंश के शासकों और हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा। इस पुस्तक में हम मोटे तौर पर 700 से 1750 ईस्वी तक लगभग 1000 वर्षों के बारे में पढ़ेंगे। इस काल के अध्ययन के लिए इतिहासकार जिन स्रोतों का प्रयोग करते हैं उनमें आपको बहुत सी बातें ऐसी मिलेंगी जो पिछले युग से वैसी ही चली आ रही हैं। इतिहासकार इस काल के बारे में सूचना इकट्ठी करने के लिए अभी भी सिक्कों, शिलालेखों और स्थापत्य, भवन निर्माण कला तथा लिखित सामग्री पर निर्भर करते हैं, पर कुछ बातें पहले से काफी भिन्न भी हैं। इस युग में प्रमाणिक और लिखित सामग्री की संख्या और विविधता आश्चर्यजनक रूप से बढ़ गई है। इसके आगे इतिहासकार सूचनाओं के दूसरे प्रकार के स्रोतों का इस्तेमाल धीरे धीरे कम करने लगे हैं। इस समय के दौरान कागज क्रमशः सस्ता होता गया और बड़े पैमाने पर उपलब्ध भी होने लगा। लोग धर्म ग्रंथ, शासकों के वृत्तांत, संतों के लेखन तथा उपदेश, अर्जिया, अदालतों के दस्तावेज, हिसाब तथा करों के खाते आदि लिखने के में इसका उपयोग करने लगे। धनी व्यक्ति, शासक जन, मठ तथा मंदिर पांडुलिपियां एकत्रित किया करते थे। इन पांडुलिपियों को पुस्तकालय तथा अभिलेखागारों में रखा जाता था। इन पांडुलिपियों तथा दस्तावेजों से इतिहासकारों को बहुत सारी विस्तृत जानकारी मिलती है, मगर साथ ही इनका उपयोग कठिन है। तो एक बार ये ऊपर ये बॉक्स देखिए, कागज का मूल्य। इन दो प्रसंगों की तुलना कीजिए। 13वीं सदी के मध्य में एक विद्वान को एक पुस्तक की प्रतिलिपि की जरूरत पड़ी। उसके पास उतना कागज नहीं था, इसलिए उसने एक ऐसी पांडुलिपि को धो डाला जिसकी उसको जरूरत नहीं थी और उसके कागज को सुखाकर उसका इस्तेमाल कर लिया। एक सदी बाद अगर आप बाजार से कोई खाद्य पदार्थ खरीदते हैं तो हो सकता है कि आपकी किस्मत अच्छी होती है और दुकानदार वह वस्तु कागज में लपेट कर देता है। ठीक है, तो ये आपका एक बॉक्स दे रखा था। अभिलेखगार क्या होगा? अभिलेखागार होगा ऐसा स्थान जहां दस्तावेजों और पांडुलिपियों को संग्रहित किया जाता है। आज सभी राष्ट्रीय और राज्य सरकारों के अभिलेखागार होते हैं जहां वे अपने तमाम पुराने सरकारी अभिलेखों और लेन देन के ब्यौरे का रिकॉर्ड रखते हैं। पहले चित्र को देखते हैं। ये चित्र दे रखा है, एक लघु चित्र की प्रतिकृति है जिसमें एक लिपि को किसी पांडुलिपि की नकल कर रहा है। इस चित्र का आकार सिर्फ 10.5 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर है इंटू 1 सेंटीमीटर। इस छोटे आकार के कारण इसे लघु चित्र या मिनिएचर कहा जाता है। कभी कभी इन लघु चित्रों का प्रयोग लेख में आई पांडुलिपि को स्पष्टता प्रदान करने के लिए किया जाता है। ये इतने सुंदर होते थे कि आगे चलकर संग्रहकर्ता अक्सर इन चित्रों को पांडुलिपि से अलग करके बेचने लगे थे। ठीक है, अब देखें, उन दिनों छापे खानों में तो थे नहीं,
इसलिए लिपिक या नकलविश हाथ से ही पांडुलिपि की प्रतिकृति बनाते थे। अगर आपने कभी किसी मित्र के गृह कार्य की नकल उतारी है तो आप जानते होंगे कि यह काम आसान नहीं है। कभी कभी आपको अपने मित्र की लिखावट समझ में नहीं आती होगी और आपको मजबूर होकर अंदाज ही लगाना पड़ता होगा कि क्या लिखा गया। फलस्वरूप आपके लिखे में मित्र के लिखे हुए में कुछ छोटे मोटे लेकिन महत्वपूर्ण अंतर आ जाते होंगे। ठीक है, ये देखिए लिखावट के भिन्न प्रकार की शैलियों के कारण फारसी और अरबी पढ़ने की में कठिनाई हो सकती है। नस्तलीक लिपि बाईं ओर से में वर्ण जोड़कर धारा प्रवाह रूप से लिखे जाते हैं। फारसी अरबी के जानकारों के लिए इस लिपि को पढ़ना आसान होता है। शिकस्त लिपि दाईं और अधिक संघन और संक्षिप्त हो और कठिन होती है। ठीक है, तो ये देखिए दोनों लिपियां दे रखी है। पांडुलिपि की प्रतिलिपि बनाने में भी कुछ यही होता है। प्रतिलिपियां बनाते हुए लिपिक छोटे मोटे फेर बदल करते चलते हैं। कहीं कोई शब्द, कहीं कोई वाक्य, सदी दर सदी प्रतिलिपियों की भी प्रतिलिपियां बनती रहती है। अंततः एक ही मूल ग्रंथ की भिन्न प्रतिलिपियां एक दूसरे से बहुत ही अलग हो गई। इससे बड़ी गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई क्योंकि आज हमें लेखक की मूल पांडुलिपि शायद ही कहीं मिलती है। हमें बाद के लिपिकों द्वारा बनाई गई प्रतिलिपियों पर ही पूरी तरह निर्भर रहना पड़ता है। इसलिए इस बात का अंदाजा लगाने के लिए कि मूलतः लेखक ने क्या लिखा था, इतिहासकारों को एक ही ग्रंथ की विभिन्न प्रतिलिपियां का अध्ययन करना पड़ता है। कई बार लेखक स्वयं भी समय समय पर अपने मूल वृत्तांत में संशोधन करते रहते थे। 14वीं शताब्दी के इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने अपना वृत्तांत पहली बार 1356 में और दूसरी बार इसको 2 वर्ष बाद लिखा था। दोनों में अंतर है, लेकिन 1971 तक इतिहासकारों को पहली बार वाले वृत्तांत की जानकारी ही नहीं थी। यह पुस्तकालय के विशाल संग्रहों में कहीं दबा पड़ा था। नए सामाजिक और राजनीतिक समूह सन 700 से 1750 के बीच 1000 वर्षों का अध्ययन इतिहासकारों के आगे भारी चुनौती रखता है। मुख्य रूप से इसलिए कि इस पूरे काल में बड़े पैमाने पर और अनेक तरह के परिवर्तन हुए। इस काल में अलग अलग समय पर नई प्रौद्योगिकी के दर्शन होते हैं, जैसे सिंचाई में रहट, कताई में चरखे और युद्ध में आग्नेयास्त्रों, बारूद वाले हथियार का इस्तेमाल। उस उपमहाद्वीप में नई तरह का खान पान भी आया, आलू, मक्का, मिर्च, चाय और कॉफी। ध्यान रहे कि ये तमाम परिवर्तन नई प्रौद्योगिकी और फसलें उन लोगों के साथ आए जो नए विचार भी लेकर आए थे। परिणाम स्वरूप यह काल आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों का भी काल रहा है। ठीक है, इसके बारे में 5वें, 6वें, 7वें और अध्याय में और जानकारी प्राप्त करोगे। इस युग में लोगों की गतिशीलता एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना भी बहुत बढ़ गया था। अवसर की तलाश में लोगों के झुंड दूर दूर की यात्रा करने लगते थे। इस उपमहाद्वीप में अपार संपदा और अपना भाग्य गढ़ने की लिए अपार संभावनाएं मौजूद थी। इस काल में जिन समुदायों का महत्व बढ़ा, उनमें से एक समुदाय था राजपूत, जिसका नाम राजपुत्र अर्थात राजा का पुत्र से निकला है। 8वीं से 14वीं सदी के बीच यह नाम आमतौर पर योद्धाओं के उस समूह के लिए प्रयोग होता था जो क्षत्रिय वर्ण के होने का दावा करते थे। राजपूत शब्द के अंतर्गत केवल राजा और सामंत वर्ग ही नहीं, बल्कि वे सेनापति और सैनिक भी आते थे जो पूरे उपमहाद्वीप में अलग अलग शासकों की सेनाओं में सेवारत थे। कवि और चारण राजपूतों की आचार संहिता, प्रबल पराक्रम और स्वामी भक्ति का गुणगान करते थे। इस युग में राजनीतिक दृष्टि से महत्व हासिल करने के अवसरों का लाभ मराठा, सिख, जाट, ओहम और कासित मुख्यतः लिपिकों का और मुंशियों का कार्य करने वाली जाति आदि समूह ने उठाया। ठीक है, तो यह आवास इसका तात्पर्य किसी भी क्षेत्र के पर्यावरण और वहां के रहने वाले
वालों की सामाजिक और आर्थिक जीवन शैली से है। इस पूरे काल के दौरान क्रमशः जंगलों की कटाई हो रही थी और खेती का इलाका बढ़ता जा रहा था। कुछ क्षेत्रों में यह परिवर्तन अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक तेजी से और पूरे तौर पर हुआ। पर्यावरण में परिवर्तन के कारण कई वनवासियों को मजबूर होकर अपना स्थान छोड़ना पड़ा। कुछ और वनवासी जमीन की जुताई करने लगे और कृषक बन गए। कृषकों के ये नए समूह क्षेत्रीय बाजार मुखियाओं, पुजारियों, मठों और मंदिरों के से प्रभावित होने लगे। वे बड़े और जटिल समाजों के अंग बने या बन गए। उन्हें कर चुकाने पड़ते थे और स्थानीय मालिक वर्ग की बेगार करनी पड़ती थी। परिणाम स्वरूप किसानों के बीच आर्थिक और सामाजिक अंतर उभरने लगे। कुछ के पास ज्यादा उपजाऊ जमीन होती थी और कुछ लोग मवेशी भी पालते थे और कुछ लोग खेती के से खाली समय में दस्तकारी आदि का कुछ काम कर लेते थे। जैसे समाज में अंतर बढ़ने लगे, लोग जातियों और उपजातियों में बांटे जाने लगे और उनकी पृष्ठभूमि और व्यवसाय के आधार पर उन्हें समाज में ऊंचा या नीचा दर्जा दिया जाने लगा। ये दर्जे स्थायी नहीं होते। किसी जाति विशेष के सदस्यों के हाथों में कितने सत्ता, प्रभाव और संसाधनों का नियंत्रण है, इसके आधार पर उसको दर्जे बदलते रहते थे। एक ही जाति का किसी क्षेत्र में कोई दर्जा हो सकता था और किसी अन्य क्षेत्र में कोई और। अपने सदस्यों के व्यवहार का नियंत्रण करने के लिए जातियां स्वयं अपने अपने नियम बनाती थी। इन नियमों का पालन जाति के बड़े बुजुर्गों की एक सभा करवाती थी, जिसे कुछ इलाकों में जाति पंचायत कहा जाता था। लेकिन जातियों को अपने निवास के गांवों और के रिवाजों का पालन भी करना पड़ता था। इसके अलावा कई गांवों में मुखियाओं का शासन भी होता था। मिल मिलाकर वे किसी राज्य की एक छोटी इकाई भर होती थी। साम्राज्य चोल अध्याय 2 में पढ़ेंगे, तुगलक अध्याय 3 में, या मुगल अध्याय 4 जैसे बड़े बड़े राज्यों के अंतर्गत कई सारे क्षेत्र आ जाते थे। दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन बलबन 1266 से 1287 के प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति के उदाहरण के लिए अध्याय 2 देखिए। में उसे एक विशाल साम्राज्य का शासक बताया गया है, जो पूर्व में बंगाल गोड़ से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान के गजन तक फैला हुआ था और जिसमें संपूर्ण दक्षिण भारत द्रविड़ भी आ जाता था। तो गोड़ आंध्र और केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात आदि भिन्न भिन्न क्षेत्रों के लोग उसकी सेना के आगे। देखिए मानचित्र 3 में दे रखा है कि मिस्र के सिहाबुद्दीन उमरी द्वारा रचित मसालिक अल अबसर फी ममालिक अल अमसर के अनुसार मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत आने वाले प्रांत, ठीक है, ये गिनती के अकॉर्डिंग दे रखा है कौन कौन से प्रांत है। सिविस्तान, उच्च मुल्तान, क्लानौर, लाहौर, समाना, सुरसुती, कुहराम, हासी, दिल्ली, बदायूं, कन्नौज, कड़ा, अवध, बिहार, लखनौती, जाजनगर, मालवा, गुजरात, देवगिरी, तेलंगाना, द्वार समुद्र, मावार, ये आदि क्षेत्र थे। पलायन कर जाते थे। इतिहासकार विजय अभियान के इन दावों को अतिशयोक्तिपूर्ण मानते हैं। साथ ही वे यह समझने की कोशिश में भी लगे रहते थे कि शासक लोग इस उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न भागों पर अपने अधिकार का उल्लेख क्यों करते रहते हैं। भाषा तथा क्षेत्र। सन 1318 में कवि अमीर खुसरो ने इस बात पर गौर किया था कि इस देश के हर क्षेत्र की एक अलग भाषा, सिंधी, लाहौर, कश्मीरी, द्वार समुद्री दक्षिणी कर्नाटक में, तेलंगानी आंध्र प्रदेश में, गुजरी गुजरात में, मावारी तमिलनाडु में और गोड़ी बंगाल में, अवधी पूर्वी उत्तर प्रदेश में और हिंदवी दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में। अमीर खुसरो ने आगे बताया कि इन भाषाओं के विपरीत एक भाषा संस्कृत भी है, जो किसी विशेष क्षेत्र की भाषा नहीं है। यह एक प्राचीन भाषा है जिसे केवल ब्राह्मण जानते हैं, आम जनता नहीं। अमीर खुसरो द्वारा उल्लेखित भाषाओं की एक सूची बनाई है और एक सूची
उन भाषाओं के नामों की भी बनाइए जो उनके द्वारा उल्लिखित क्षेत्रों में आज बोली जाती है। जो नाम एक से ही है उन्हें रेखांकित कीजिए और जो नाम भिन्न है उनके चारों ओर घेरा कीजिए। सन 700 तक कई क्षेत्रों के अपने अपने भौगोलिक आयाम तक तय हो चुके थे। उनकी अपनी भाषा तथा सांस्कृतिक विशेषता स्पष्ट हो गई थी। अध्याय 9 में आपको इनके बारे में और अधिक जानकारी मिलेगी। ये क्षेत्र विशेष शासक राजवंशों से भी जुड़ गए थे। इन राज्यों के बीच काफी टकराहटें चलती रहती थी। कभी कभी चोल, खलजी, तुगलक और मुगल जैसे राजवंश अनेक क्षेत्रों में फैला एक विशाल साम्राज्य भी खड़ा कर लेते थे। ये सभी साम्राज्य समान रूप से स्थिर या सफल नहीं हो पाते थे। उदाहरण के लिए अध्याय 3-4 की तालिका 1 की तुलना कीजिए। खलजी और एक मुगल वंश के शासन कितनी कितनी अवधि तक चले। 18वीं सदी में मुगल वंश पतन के ढलान पर था। फलस्वरूप क्षेत्रीय राज्य भी फिर से उभरने लगे। अध्याय 10 लेकिन वर्षों में से जो सर्व क्षेत्रीय साम्राज्यों का शासन चल रहा था उससे क्षेत्रों की प्रकृति बदल गई थी। उन पर कई छोटे बड़े राज्यों का शासन चलता रहा था और उन राज्यों की बहुत सी बातें इस उपमहाद्वीप के अधिकतर भाग पर फैले इन क्षेत्रों को विरासत में मिली थी। इस तथ्य का पता हमें उन परंपराओं से लगता है जो इन क्षेत्रों में उभरी थी। इन परंपराओं में कुछ एक दूसरे से भिन्न और कुछ एक समान है। ऐसी परंपराएं हमें प्रशासन, अर्थव्यवस्था के प्रबंधन, उच्च संस्कृति तथा भाषा के संदर्भ में मिलती है। सन 700 से लेकर 1750 के बीच के 1000 वर्षों में इन विभिन्न क्षेत्रों की प्रकृति एक दूसरे से कटकर अलग अलग नहीं पनपी थी। हालांकि उनके चरित्र की अपनी विशिष्टताएं बनी रही थी, मगर समन्वय एक की सर्व क्षेत्रीय ताकत का प्रभाव भी उन पर पड़ा था। पुराने और नए धर्म इतिहास के जिन हजारों वर्षों की पड़ताल हम कर रहे हैं, इनके दौरान धार्मिक परंपराओं में कई बड़े परिवर्तन आए। दैविक तत्व में लोगों की आस्था कभी कभी बिल्कुल ही व्यक्तिक स्तर पर होती थी, मगर आमतौर पर इस आस्था का स्वरूप सामूहिक होता था। किसी दैविक तत्व में सामूहिक आस्था यानी धर्म प्राय स्थानीय समुदायों के सामाजिक और आर्थिक संगठन से संबंधित होती थी। जैसे जैसे इन समुदायों का सामाजिक संसार बदलता गया, वैसे ही इनकी आस्थाओं में भी परिवर्तन आता गया। आज हम जिसे हिंदू धर्म कहते हैं उसमें भी इसी युग में महत्वपूर्ण बदलाव आए। इन परिवर्तनों में से कुछ नए देवी देवताओं की पूजा, राजाओं द्वारा मंदिरों का निर्माण और समाज में पुरोहितों के रूप में ब्राह्मणों का बढ़ता महत्व तथा बढ़ती सत्ता आदि। संरक्षक कोई प्रभावशाली धनी व्यक्ति जो किसी कलाकार, शिल्पकार, विद्वान या अभिजात जैसे किसी अन्य व्यक्ति को मदद या सहारा दे। संस्कृत ग्रंथों के ज्ञान के कारण वो समाज में ब्राह्मणों का बड़ा आदर होता था। इनके संरक्षक थे नए नए शासक जो स्वयं प्रतिष्ठा के चाह में थे। इन संरक्षकों का समर्थन होने के कारण समाज में इनका दबदबा और भी बढ़ गया था। इस युग में महत्वपूर्ण परिवर्तन भक्ति के अवधारणा के रूप में आया। इसमें ईश्वर की कल्पना एक ऐसे प्रेमेल इष्ट देवी देवता के रूप में की गई थी जिस तक पुजारियों के विशुद्ध कर्मकांड के बिना ही भक्त स्वयं पहुंच सके। इस विषयों में और साथ ही दूसरी परंपराओं के बारे में आपको अध्याय 8 में जानकारी मिलेगी। यही वह युग था जिसमें इस उपमहाद्वीप में नए नए धर्मों का भी आगमन हुआ। कुरान शरीफ का संदेश भारत में पहले 7वीं सदी में व्यापारियों और अप्रवासी के जरिए पहुंचा। मुसलमान कुरान शरीफ को अपना धर्म ग्रंथ मानते हैं, केवल एक ईश्वर अल्लाह की सत्ता को स्वीकार करते हैं, जिसका प्रेम, करुणा और उदारता को अपने में आस्था रखने वाले हर व्यक्ति को गले लगाता है, चाहे उस व्यक्ति की सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी रही हो। कई शासक इस्लाम और इसके विद्वान धर्मशास्त्रियों और अन्य न्याय शास्त्रियों अर्थात उलेमा को संरक्षण देते थे। हिंदू धर्म की भी भांति इस्लाम के अनुयायी भी अपने धर्म की अलग
अलग अलग तरह की से व्याख्या करते थे। मुसलमानों में कुछ सिया थे जो पैगंबर साहब के दामाद अली को मुसलमानों का विधि सम्मत नेता मानते थे, और कुछ सुन्नी थे जो खलीफाओं के प्रभुत्व को स्वीकार करते थे। इस्लाम के आरंभिक दौर में इस धर्म का नेतृत्व करने वाले खलीफा कहलाते थे, और आगे भी इनकी परंपरा चलती रही। इस्लाम न्याय सिद्धांत विशेषकर भारत में हनफी और सफी ऐसे सिद्धांत है कि विभिन्न परंपराओं में भी कई महत्वपूर्ण अंतर रहे हैं। ऐसे धर्म सिद्धांत तथा रहस्यवादी विचारों को लेकर विभिन्नताएं देखने को मिलती है। समय इतिहास को कालखंडों पर विचार इतिहासकार समय को केवल घड़ी या कैलेंडर की तरह नहीं देखते, यानी कि केवल घंटों या दिन या वर्षों के बीतने के रूप में ही नहीं देखते। उनका नजरिया यह है कि समय सामाजिक और आर्थिक संगठन में आने वाले परिवर्तनों को झलकाता है। यह दिखलाता है कि विचारों और विश्वासों में कितना स्थायित्व रहा है और कितना परिवर्तन आया है। यदि अतीत को समान विशेषता रखने वाले कुछ बड़े हिस्सों, युगों या कालों में बांट दिया जाए तो समय का अध्ययन कुछ आसान हो जाता है। 19वीं सदी के मध्य में अंग्रेज इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 युगों में बांटा है, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। यह विभाजन इस विचार पर आधारित था कि शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन होता है और अर्थव्यवस्था, समाज और संस्कृति में और कोई भी महत्वपूर्ण बदलाव नहीं आता। इस दृष्टिकोण में इस उपमहाद्वीप की अपार विविधता की भी उपेक्षा हो जाती है। इस काल विभाजन को आज बहुत कम इतिहासकार ही स्वीकार करते हैं। अधिकतर इतिहासकार आर्थिक और तथा सामाजिक कारकों के आधार पर ही अतीत के विभिन्न कालखंडों की विशेषता तय करते हैं। पिछले साल आपने जो इतिहास पढ़े थे उसमें प्राचीन समाजों के कई प्रकारों का समावेश था, जैसे शिकारी संग्राहक, प्रारंभिक दौर के कृषि कर्मी, शहरों और गांवों के निवासी और प्रारंभिक दौर के राज्य और साम्राज्य। इस साल आप जो इतिहास पढ़ेंगे उसे प्राय मध्यकालीन इतिहास कहा जाता है। इसमें आपको कृषक समाजों के विस्तार, क्षेत्रीय साम्राज्य को राज्यों के उदय, कभी कभी तो ग्रामीण वासियों तथा और वनवासियों की कीमत पर प्रधान धर्मों के रूप में हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म के विकास और यूरोप से व्यापारिक कंपनियों के आगमन के बारे में और विस्तार से जानकारी मिलेगी। भारत के इतिहास के लिए ये हजार साल अनेक बदलावों के साक्षी रहे हैं। आखिर 16वीं और 18वीं शताब्दी 8वीं या 11वीं शताब्दी से काफी भिन्न थी, इसलिए इस सारे काल को एक ऐतिहासिक इकाई के रूप में देखना समस्याओं से खाली नहीं है। फिर मध्यकाल की तुलना प्राय आधुनिक काल से की जाती है। आधुनिकता के साथ भौतिक उन्नति और बौद्धिक प्रगति का भाव जुड़ा हुआ है। इससे आशय यह निकलता है कि मध्य रूढ़िवादी था और उस दौरान कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं, लेकिन हम जानते हैं कि ऐसा नहीं था। इन हजार वर्षों के दौरान इस उपमहाद्वीप के समाजों में पर्याय परिवर्तन आते रहे हैं। कई क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था तो इतनी समृद्ध हो गई थी कि उसने यूरोप की व्यापारी कंपनियों को भी आकर्षित करना आरंभ कर दिया। इस पुस्तक को पढ़ते समय आप परिवर्तन के चिन्हों तथा यहाँ सक्रिय ऐतिहासिक प्रक्रियाओं पर ध्यान देते चले, और जब भी संभव हो इस पुस्तक में आप जो पढ़ रहे हैं उसकी तुलना आप पिछले वर्ष पढ़ी हुई बातों से करने की कोशिश करें। जहां भी संभव हो यह देखें कि कहां बदलाव हुए हैं और कहां नहीं, और आज अपने आप आसपास की दुनिया पर नजर डालकर भी यह देखें कि और भी कुछ बदला है या वैसा ही है। ठीक है, ये आपका चैप्टर समाप्त हो चुका है, और अगली वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। 6th क्लास की पूरी प्लेलिस्ट मैंने चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर रखी है, क्लास 6 हिस्ट्री के नाम से, तो प्लीज वहां से आप देख लीजिएगा। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।